नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। कल का दिन बिहार के लिए बेहद अहम है, बेहद खास है, क्योंकि चुनावी नतीजों का दिन है। कल ये साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसका जादू और किसके मुद्दे जनता के सिर चढ़कर बोले। ऐसे में आज बिहार चुनाव में दावेदारी ठोकने वाले 2616 प्रत्याशियों की धड़कनें बड़ी होंगी, जिसमें 258 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। एनडीए हो या महागठबंधन, जन स्वराज पार्टी हो या तेज प्रताप यादव की जेजेडी, सभी का दावा है कि बिहार में उनकी बहार है। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत है। हमारे एग्जिट पोल में एनडीए को 140 से 150 सीटें, महागठबंधन को 85 से 95 सीटें मिल सकती हैं। जन स्वराज और जेजेडी का ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल के लिए कल सुबह 8 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सुबह 5 बजे से ही हम लगातार रहेंगे। हर एक रुझान, हर एक नतीजे पर, हर एक तस्वीर पर कल हमारी नजर रहेगी। तो कल सुबह 5 बजे से जुड़िए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। लेकिन आज बैच चुनाव की में हम बात करेंगे कि कल बिहार में क्या होगा। हमारे साथ बड़ा पैनल है, लेकिन सबसे पहले आपको रिएक्शन सुनवाते हैं। तमाम राजनीतिक दलों का रिजल्ट को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोच है एक दिन पहले, एक रात पहले, वो सुनवाते हैं। सबसे पहले भारी मजबूती के लिए मैंडेट जनता ने दे दिया, अपना आशीर्वाद दे दिया है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। जनता ने मन बना लिया भैया, और अपना पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को दे दिया, एनडीए को दे दिया। डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जितने मजबूत 2005 में थे, उतने ही मजबूत वो आज भी हैं। हम लोग सब ग्राउंड पे काम किए हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग एक चुनाव लड़े हैं, धरातल पे लोगों से मिले हैं, गांव-गांव, गली-गली, टोला-टोला हम लोग घूमे हैं। और एक बात तो साफ है कि अभी भी बिहार वासियों के दिल में नीतीश कुमार जी हैं। ससमय मतगणना हो और मतगणना बिहार के विकास के पक्ष में हो, या कामना के साथ और सद्भाव कायम रहे बिहार के अंदर में, इस उम्मीद के साथ चुनाव आयोग ने भी पुख्ता व्यवस्था की है। बिहार की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता की जीत होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये रात, आज की रात एनडीए के लिए भारी है और आज की रात ही विदाई है। तो मृत्युंजय तिवारी जी बहुत साफ हैं, बहुत क्लियर हैं। उनके दिमाग में जो पिक्चर है वो बहुत क्लियर है। वो ये कह रहे हैं कि एनडीए के लिए आज की रात भारी, महागठबंधन के लिए आज की रात भारी नहीं बता रहे हैं। लेकिन एनडीए वाले कह रहे हैं कि कल महागठबंधन के लिए जो सूरज होगा, दरअसल वो उनकी जीत का सूरज नहीं निकलेगा। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं, बिना समय गवाए। आज की डिबेट में हम कौन से सवाल पूछने वाले हैं? कल बिहार में किसकी सरकार, ये सबको ही जानना चाहता है। बंपर वोटिंग का रुख किधर होगा, ये भी जानना चाहते हैं। महिला मतदाता किसकी भाग्य विधाता, क्योंकि महिलाओं ने बंपर वोटिंग की है। नीतीश रिपीट होंगे या तेजस्वी की जीत होगी? बिहार चुनाव में कौन फेल होगा, कौन पास होगा, आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बहस। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। तो सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से श्वेता प्रिया और बीजेपी से प्रीति शेखर जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से राशिद मेहता और आरजेडी से एजाज अहमद जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल एजाज अहमद जी से, चूंकि बहुत दिन बाद वो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आए हैं। तो एजाज अहमद जी, सबसे पहले आप ही बताइए, बिहार में कल क्या होने वाला है? बिहार में कल नौकरी वाली सरकार आने वाली है और कलम का राज स्थापित होगा। और बिहार की जनता ने जिस उम्मीद के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में महिलाओं के सम्मान, आर्थिक न्याय, उनकी सुरक्षा और हर घर नौकरी का जो संकल्प है, उस संकल्पों को पूरा करने का ध्येय लेकर के जो वोट दिया है, उस वोट का परिणाम कल देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविदा कर्मी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी उम्मीदें जो तेजस्वी जी के साथ और तेजस्वी जी के प्रति उनका जो विश्वास देखने को मिला चुनाव के दौरान, वो कहीं ना कहीं वोट के रूप में भी परिणत हुआ। और कल परिणाम में स्पष्ट रूप से
बिहार और बिहार की जनता जो चाहती है बदलाव वाली सरकार, जो दिया है वोट फॉर चेंज के लिए, वो स्पष्ट रूप से आपको और बिहार की जनता को और देश के लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हो जाएंगे कल? देखिए, एग्जिट पोल है नहीं, दरअसल ये कहीं ना कहीं एजेंसियों को इस्तेमाल किया गया है। और ये क्या बात लोग हुई? जो 2020 में आपके पक्ष में एग्जिट पोल आए थे, तब आप ठीक बता रहे थे, अब आपके पक्ष में नहीं आए, आप कह रहे हैं खराब हो गए। तब भी हमने ठीक नहीं कहा था संतोष जी। और जो ये एग्जिट पोल आए हैं, इसमें कोई भी विश्वसनीय एजेंसी नहीं है। विश्वसनीयता उसकी तब होती जब वो सैंपल ऑफ साइज बताते, वो बताते कि कितने लोगों से हमने बात किया, कितने लोगों से संपर्क किया, कितने लोगों का हमने नहीं, ये तो आप सैंपल लिया। एग्जिट पोल करने वाली अगर आप मशीनरी से बात करेंगे, वहां के उनके लोगों से बात करेंगे, तो वो बताएंगे कि कितने लोगों का सैंपल लेने के बाद बात की। पहले वो मीडिया चैनल पर भी आके बताते थे, और मीडिया चैनल को भी जानकारी होती थी। एजाज जी नंबर बताइएगा, नंबर आपके कितने नंबर है? देखिए, हमारे नंबर इतना है जो बिहार की जनता की उम्मीद और बिहार की जनता की आकांक्षा और बिहार की जनता का जो विश्वास है, उसके अनुसार हम जनता और जनता के बीच में जब घूमने का काम किए, तो हमने देखा कि लोग जिस उम्मीद के साथ तेजस्वी जी के प्रति विश्वास और समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को अपमानित करने के लिए कट्टा, कनपट्टी और किस किस तरह की भाषा इस्तेमाल की, उसके प्रति लोगों में गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने तो जो आपके समर्थन में गाने बज रहे थे, लेने के लिए लोगों ने वोट उसको कोट किया और था। उस वोट का परिणाम स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं प्रीति जी की तरफ जा रहा हूं, प्रीति शेखर जी की तरफ। प्रीति जी, क्या होने वाला है कल बिहार में? सुनाया आपने तो बहुत तैयारी कर ली है, वही होने वाला है। मिठाइयां बन रही हैं, आपका जो हेडक्वार्टर है वो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, आप तो जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संतोष जी, हम जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हैं, और आश्वस्त हम इसलिए हैं क्योंकि हम लगातार 5 वर्ष 24/7 धरातल पर उतरकर मेहनत करते हैं। हम जीत के प्रति आश्वस्त इसलिए हैं क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के दिलों पर राज करती है। और हम आश्वस्त इसलिए हैं क्योंकि जितनी भी एजेंसियां हैं, सब ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत और बम्पर जीत दिखाया है, और हम सब लोग इसी ओर आशान्वित भी हैं क्योंकि हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया है। एग्जिट पोल में जितने नंबर दिखाए जा रहे हैं, वही आपका भी आंकड़ा है, या आप इससे बेहतर मान रहे हैं अपने आप को, या कम मान रहे हैं? देखिए, ये तो महज आंकड़ा है, और मुझे लगता है कि हमारी जीत इससे भी प्रचंड होगी और इससे भी बेहतर। प्रचंड वाली कौन सी? जो अमित शाह जी कह रहे थे 160 प्लस वो वाली, या जो आपका नारा था 225 वो वाला? देखिए, हम लोग अभी जो चुनाव के दौरान जो आकलन सभी सीटों को लेकर आया है, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम लोग कम से कम 160 सीटें जरूर जीतेंगे, उससे ज्यादा भी जीत सकते हैं, और यही अनुमान भी सभी एजेंसियों ने लगाया है। ठीक है, मैं श्वेता जी की तरफ जा रहा हूँ, श्वेता जी की तरफ जा रहा हूँ। श्वेता जी, एक मिनट। हाँ। संतोष जी, ये तो हमारा अनुमान है। हाँ। लेकिन मुझे तो हंसी आती है महागठबंधन के लोगों पर, जो लगातार, अभी आप देखें कि वो अप्रत्याशित रूप से किस प्रकार के उनके नेता बयान दे रहे हैं, और जो अवश्यंभावी हार को देखते हुए उनकी हताशा और निराशा इस प्रकार बढ़ गई है कि वो बिहार को सभी मेहमानों से एक रिएक्शन बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। क्योंकि ठीक है, वो तो आपने चुनाव के दौरान वो मुद्दा उठाया था ना, उस पर आपको वोट मिला या नहीं मिला, वो कल तस्वीर साफ हो जाएगी। श्वेता जी की तरफ जा रहा हूं। श्वेता जी, आपका आंकड़ा क्या कह रहा है? कितने आश्वस्त जीत के प्रति, और जीत होगी तो कितने बंपर जीत होगी? कोई आंकड़ा, कोई सर्वे आपने कराया है? एग्जिट पोल से आप कितना सहमत हैं? संतोष जी, एग्जिट पोल ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे एग्जिट पोल है और उनको मानना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन जब भी एग्जिट पोल आता है, वो एक क्लैरिटी देता है हमें, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डायरेक्शन इतना तो तय है
कि एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात आपने पूछा सीट्स कितने हैं, सीट्स पे मेरा कोई टिप्पणी नहीं होगा, बस इतने आश्वस्त हैं, इतना यकीन है, और ये यकीन जो जनता ने दिखाया है, बिहार की जो सम्मानित जनता है उन्होंने जो दिखाया है, उन्होंने प्रोग्रेस की तरफ वोट डाला है, ना कि प्रोपेगेंडा की तरफ। और ये लोग जो ये बातें बोलते हैं कल इनकी सरकार बनेगी, चलिए अभी तो इनको होप है, ये बोल रहे हैं ऐसी बातें, ठीक है, लेकिन एक बैकग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है वोट चोरी का। ये हो गया, कहीं से एम्बुलेंस गुजर रहा है, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें चोरी होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सुपौल में अभी एम्बुलेंस उधर से गुजर रहा था और इन लोगों ने ये एलिगेशन लगा दिया कि वो चोरी हो गया, इसमें डब्बे जा रहे हैं चोरी के लिए। मतलब अजीब अजीब से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, और जब वहां के जिलाधिकारी हैं वो सारा चेक वेक करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं निकलता है। इन लोगों को बुला के सहमत करवाया जाता है, आप देख लो, लेकिन वो बयान आके ये बाहर नहीं देते हैं। ये लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए डेंजरस है, ये टार्निश कर रहे हैं लोगों का लोकतंत्र में जो फेथ है ना, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इलेक्शन कमीशन पे यकीन नहीं है, आपको एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है, चलिए एग्जिट पोल को हमने अभी भी बोला कि वो एग्जिट पोल नहीं हो सकता है, लेकिन आपको किसी चीज पे यकीन नहीं है, ये बड़ी विडंबना की बात है कि आप ठीक है। इसी पॉइंट पर मैं राजीव जी की तरफ जा रहा हूं। राजीव जी, संविधान को, लोकतंत्र को मानते राजीव हो, जी, ये विश्वास जो कम हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते हो, ठीक है, ठीक है तो राजीव ये जी, सारी जो चीजें विश्वास कम हो रहा है संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आपका, महागठबंधन का, खासकर कांग्रेस का, इसकी पीछे की वजह क्या है? और जो आपके पास सर्वे है, चूंकि आपने भी अपनी पार्टी के सर्वे कराए होंगे, उन सर्वों में आपका क्या आंकड़ा कह रहा है? दोनों ही चीजों का जवाब दीजिएगा। देखिए संतोष जी, ऐसा है कि हम लोग पूरी तरीके से निश्चित हैं, हम लोग कल सरकार बनाने जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। और जैसा कि लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो एक चुनाव से ठीक पहले एक विजेता की होती है, वो बॉडी लैंग्वेज ना तेजस्वी यादव की नजर आ रही। राहुल गांधी तो खैर देश में ही नहीं है, वो चले गए मस्कट चले गए, प्रियंका गांधी भी न्यूयॉर्क चली गई हैं। तो ये क्या मैसेज दे रहा है? जो आपके ग्राउंड लेवल पर जो आपके कार्यकर्ता लड़े, उनमें क्या मैसेज दे रहा? मेरी बात को आप समझिए, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जी जो बाहर गए हैं तो वो अपने काम से गए होंगे। दूसरी बात, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जी को तो कल वोटिंग काउंटिंग करना नहीं है, वो तो जो यहाँ के प्रशासनिक हैं वो लोग करेंगे। तो प्रियंका गांधी तो वैसे भी नहीं। इस हिसाब से आप ये पूछ सकते हैं कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ अभी दिल्ली में, तो नरेंद्र मोदी बाकी देश में, दूसरे देश में क्या कर रहे थे? ये कोई बात नहीं हुई ना, तर्क वाली बात। डेट पहले थोड़ी फिक्स था, टाइम थोड़ी फिक्स था कि इस दिन और इस समय पर ब्लास्ट होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां रहना है। ये कैसा सवाल था? आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर दिल्ली जैसे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट होगा, जहां के दोनों स्टेट, आजू बाजू का स्टेट होता है, राजीव जी पहली बार हुआ है, मैं जो बता रहा हूं उस पे आप टोकिएगा मुझे, लेट मी अलाउ गलत डायरेक्शन में और गलत मैं जो गलत डायरेक्शन में ये गलत हमेशा क्या होता है ना कि आप पहले बातों को सुनिए, उसके बाद आप पहले मैं उसी पे नहीं, मैं जब उन्होंने बोला तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस हिसाब से दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और माननीय प्रधानमंत्री पास के ही कंट्री में थे, बाजू वाले कंट्री में थे, वहां से उनको 1.5 से 2 घंटा लगता आने में। बॉम्ब ब्लास्ट ज्यादा जो लोग मर गए हिंदुस्तान में, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि दूसरे देश में भाषणबाजी करना पड़ता था। फिर मैं अब आता हूं एग्जिट पोल पे। राहुल गांधी जी कहा थे उस समय, अब आप ऐसी बात करके जाएंगे तो फिर नहीं निकल सकते। मेरी बात सुनिए, अब मैं एग्जिट पोल पे आता हूं। राहुल गांधी जी तो किसी आधिकारिक दौरे पर भी नहीं थे, लौट आते वो ना, क्यों नहीं लौट के आ रहे? और शायद राहुल गांधी जी को टाइम और डेट बता के ब्लास्ट हुआ होगा तो वो पहले से रुकवा देते, एजेंसियों को सतर्क कर देते। संतोष जी, मुझे बहुत मतलब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महसूस होता है कि आप जैसे एंकर मुझसे जो काउंटर सवाल कर रहे हैं, ये तो भाजपा को करना चाहिए था, लेकिन आप करते हैं। मैं इसका इंतजार नहीं करता हूं कि आपकी मजबूरी होगी, आपकी मजबूरी होगी, इसलिए आप राहुल गांधी पे आए। आज देश का प्रधानमंत्री कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नेता प्रतिपक्ष कौन है? मैं सत्ता से सवाल कर रहा हूं, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं थी
नेता प्रतिपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का दायित्व बनता है ना, कांग्रेस की लेकिन जिम्मेदारी पहला है, जो सत्ता को जो रूल कांग्रेस करता है में कल मतगणना है, रिजल्ट आना है और स्टूडेंट्स गए भारत के प्रधानमंत्री कौन चुनाव है? दिल्ली जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वहां गृह मंत्री दिल्ली जैसे थे, शहर में अमित गृह शाह जी मंत्री थे। मौजूद ठीक है, है, टॉपिक पर आते हैं। डिफेंस मिनिस्टर मौजूद है, टॉपिक पर फाइनेंस आते हैं, मिनिस्टर मौजूद टॉपिक है। पर आते हैं, टॉपिक पे ये लंबा चला मैं जाएगा। यही बोल रहा था कि मैं अगर बोलूंगा तो ये आपको तितकी लगेगी, इसलिए मैं टॉपिक नहीं, मुझे कोई टिक्की नहीं लग रही है। मेरे दर्शकों का टाइम खराब हो रहा है क्योंकि मैं आज किसी और लाइन पर डिबेट कर रहा था। आप और मैं पर्सनल डिबेट कर लेंगे इस पर। संतोष जी, मैं कंटिन्यू करता हूं। अब जो 2015 में भी सर्वे आया था, तब भी आप मुझे इस तरीके से नीचे दिखा रहे थे 15। फिर 2020 में भी यही था सर्वे कि आप मुझे नहीं दिखा रहे थे, जहां पे हम लोग मात्र 11,000। आप दोनों बातें गलत कह रहे हैं। 2015 में हमारा संस्थान था जिसने महागठबंधन की सरकार बनाई थी और लालू प्रसाद यादव ने उस डेटा को कोट करके, उस डेटा को कोट करने के बाद ये कहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। और भी एक चैनल नहीं है ना जो आपने दिखाया ना, एक आप पर्टिकुलर चैनल के बारे में बात कर रहे हैं ना, 2020 में हमने एनडीए की सरकार दिखाई थी, बाकी सारे एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बन रही थी। हाँ, अब आते हैं 2024 पे। 2024 में मोदी सरकार ने उछल के बोला था अब की बार 400 पार, सारे मीडिया ने दिखाया था। वो 400 पार हो गया था का? दो बैसाखी पे चल रहा है सरकार इनका। अगर आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर खींच लेना तो तुरंत धड़ाम से गिर जाएंगे, तुरंत भाग कर आएंगे। ये बम ब्लास्ट जो हुआ है अभी दिल्ली में, तुरंत बिहार चुनाव से रिलेटेड नंबर बताइएगा आपकी क्या नंबर है? हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। 122 सीटों पर 122 सीटों के साथ बना रहे हैं, 130 सीटों के साथ, 140, 150। मैं आपको क्लियरिटी बता रहा हूं, कल भी मैं डिबेट पे रहूंगा। हम लोग महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। अब मैं बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। बन बिहारी जी, चारों प्रवक्ताओं को आपने सुन लिया। राजीव जी थोड़ा सा डिरेल हो गए थे, थोड़ा इधर उधर चले गए थे। दोबारा से हम बिहार पर बात करते हैं। ना मैं डिरेल नहीं हो रहा था, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था। ठीक है, मैं बन बिहारी जी से मेरा सवाल है। बन बिहारी जी, आप क्या देख पा रहे हैं और किन किन मुद्दों पर वोट पड़ा है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि आपका अनुभव बहुत है और बिहार के एक क्षेत्र से आप वाकिफ हैं, आपने लंबी पत्रकारिता की है वहां पर। अपने अनुभव को शेयर कीजिएगा प्लीज। देखिए, बिहार में 2005 से एनडीए की सरकार है और जीतन राम मांझी के 10 महीने के कार्यकाल को हटा दें तो लगातार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार कुर्सी पे विराजमान रहे हैं। लंबे समय तक सुशासन कहा जाने लगा। 2015 के बाद, 2014 के बाद स्थितियां नीतीश सरकार की बदलने लगी, अपराध बढ़ने लगे, भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ। 2020 में कड़ी लड़ाई, कड़ी मशक्कत के बाद पुनः एनडीए की सरकार बनी थी। कड़ी लड़ाई और कड़ी मशक्कत के बाद बनी थी। 2020 में जो एंटी इनकम्बेंसी की लहर नीतीश कुमार को लेकर थी, वह लहर 2025 में नहीं दिखी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में थी, व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ क्षेत्रों में लहर थी, लेकिन 2020 का जो करंट था, एंटी नीतीश जो लहर थी, वो 2025 में नहीं आई। इसका कारण है कि 2022 में जनादेश को नहीं समझते हुए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के आग्रह पर नीतीश कुमार के साथ चले गए और सरकार का हिस्सा बन गए। जिन 10 से 15 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार 1000 से कम मतों से पराजित हुए थे, जिनके खिलाफ कई उम्मीदवार अपने पार्टी के माध्यम से हाई कोर्ट भी पहुंचे हुए थे, वहां मामला भी दायर हुआ था, वह एक डिसीजन की फिर सरकार में बिना चुनाव के शामिल हो रहे हैं। और सरकार में शामिल होने के बाद तकरीबन 2022 के अगस्त से 2024 के जनवरी तक तेजस्वी यादव अपने मैनिफेस्टो को भूल गए। जो आरोप लगाते थे वह जदयू पे, सीएम नीतीश कुमार पे 2020 तक वे आरोप भूल गए और अपने मैनिफेस्टो में जनता से किया वादा भूल गए। यहां तक कि मैं आपको जहां तक समझ पा रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि एनडीए के साथ एज है, यानी कि जो एग्जिट पोल है आप उनके साथ जा रहे हैं। हाँ, एग्जिट पोल देखिए, आंकड़े कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। ठीक, हालांकि कहीं कहीं कम मतों के अंतर से बनती बात बिगड़ती भी दिख सकती है।
मतलब कड़ी फाइट जब तक होगी, लेकिन काउंटिंग पूरा एज नहीं हो एनडीए को जाता है, है ये किसी- आपका विश्लेषण है। हाँ जी, और महागठबंधन मुद्दों के मामले में जिन मुद्दों के साथ 2020 में जिस प्रकार से बहुत मजबूत लड़ाई दी थी, उस प्रकार से 2025 में लड़ाई नहीं दे सकी। स्थानीय ठीक है, अब मुद्दे मैं हावी रहे, हाँ प्रमुख एजाज जी मुद्दे के जम पास रहे। जा रहा हूं, मैं एजाज जी के पास जा रहा हूं। एजाज जी, जैसा आपने सुना बन बिहारी जी को, वो ये कह रहे हैं कि फाइट कड़ी हुई है, लेकिन जो नंबर आपके सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए, एजाज जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, वो नंबर आपके पास आते हुए कम से कम एग्जिट पोल के बाद बन बिहारी जी को नहीं दिख रहे। एजाज जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। हाँ देखिए, बन बिहारी जी ने जो बातें कही कि तेजस्वी जी अपने एजेंडे को भूल गए, शायद ये भूल गए हैं। तेजस्वी जी ने एक ही एजेंडे पर चुनाव 2020 में लड़ा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और उन्होंने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने का काम किया। और स्पष्ट रूप से 9 अगस्त 2022 को जब वो बिहार के डिप्टी सीएम बने और महागठबंधन की सरकार बनी, तो उन्होंने उसी नीतीश जी के हाथों, जिस नीतीश जी ने कहा था 2020 में जब तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी की बात की थी, तो कहे थे कहां से नौकरी देगा, बप्पा के यहाँ से देगा, जेलवा से पैसा लाएगा। उसी नीतीश कुमार के हाथों 5.5 लाख नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में लाइन लगवा करके दिलवाने का काम किया और बताने का काम किया कि तेजस्वी जो कहते रहे उस संकल्प को हमने पूरा किया, और 3.5 लाख के करीब रिक्तियां छोड़ करके आए। लेकिन शायद बन बिहारी जी को देखने का चश्मा, उनका पैमाना दूसरे वो उनका आकलन है। एजाज जी, वो उनका आकलन है, जैसे आप अपना आकलन कर रहे हैं, मेरा अपना आकलन हो सकता है, राजीव जी का अपना आकलन हो सकता है। जी नहीं, उन्होंने जो आकलन किया वो गलत ने आकलन किए। एक ही एजेंडा था तेजस्वी जी का, नौकरी देंगे 10 लाख, और उस एजेंडे को उन्होंने पूरा किया। बिहार को विकास के आयाम से जोड़ा, बिहार को पर्यटन के क्षेत्र से जोड़ने के लिए वो जापान गए, और बहुत सर्किट से बिहार को जो जोड़ा तो आय का एक स्रोत भी तैयार किया। 54,000 करोड़ रुपया हमने पूंजी निवेश करवाया विभिन्न कंपनियों के माध्यम से, और बिहार में आईटी सेक्टर, बिहार में बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर किया, बिहार में 625 तरह के दवाइयां हमने फ्री दिए मरीजों को, और मरीजों में जो खुशियां थी वो स्पष्ट रूप से दिखा। और साथ ही साथ जो फर्जी डॉक्टर थे उसको हमने बर्खास्त किया, और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमने बीपीएससी के माध्यम से 70 दिनों के अंदर 2,17,000 टीचरों की बहाली की। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया कि हम जो कहते रहे उसको करने का काम किया। लेकिन उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ही स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि बिहार में जो सरकार चल रही है ये शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में फिसड्डी है, ये मानवीय सूचकांक के मामले में बड़ा कमाल का आकलन किया एजाज जी आपने। आप सरकार में रहे तब वो अव्वल थी, और जैसे ही ये आ गए तो वो फिसड्डी हो गई। जाहिर सी बात है, ये देख लीजिए आप, रिपोर्ट देखिए ना। नहीं, उसमें जो टाइमिंग थी उसमें आपकी टाइमिंग हटाई गई थी या ऐड किया गया था? नहीं, मैं रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। ठीक है, मैं प्रीति जी से जवाब ले लेते हैं। प्रीति जी। एजाज जी, दरअसल एक कहावत आपने सुना होगा कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके कार्यकाल में जो उपलब्धियां हुई वो उसको आप अपना गिना रहे हैं, और जो उस समय कुछ नहीं हो पाया था उसके लिए आप बौखलाहट जाहिर करिए थे। सुन लीजिए, इतना बौखलाइए नहीं, अभी तो मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ, बस पहली सच्चाई थी, आप उसी में परेशान हो गए। सुनिए और देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र रहा है, जो इनका व्यवहार रहा है कि जब जब ये सत्ता में राष्ट्रीय जनता दल रही है, इन्होंने समाजवाद के नाम पर परिवार का कल्याण किया और भ्रष्टाचार, अपराध, और यही इनका मूल मंत्र था। और पैसों के लिए कुछ नहीं। अरे सुन लीजिए, आप लोग नौकरी के नाम पर ये क्या बोलेंगे साहब? नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने लोग, जी संतोष जी, ये लोग क्या बोलेंगे? नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने वाले लोग, अपने घर से फिरौती की रकम वसूलने वाले लोग, लड़कियों के सरेआम उठा करके अपने कोठी में बलात्कार करवाने वाले लोग, ये लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलने लायक? और इसीलिए आप इतने दिनों से सत्ता से दूर हैं साहब,
इसीलिए सत्ता से आपको इन लोगों ने, यहाँ की जनता ने दूर रखा है। लेकिन आज आप सोच लीजिए इतने, अरे आप शांत रहिए, पहले सुनिए, पहले बात आप सुनिए। संतोष जी, इनको कहिए शांत रहेंगे। एजाज जी, इस बात खत्म हो जाने दीजिएगा, उसके बाद काउंटर का मौका दूंगा मैं आपको, काउंटर का मौका दूंगा जी। ये दरअसल ये इनका, हाँ, ये चरित्र जो ना एजाज जी का नहीं, इनकी पूरी पार्टी का ही है कि बीच में कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ की जनता एकदम, मैं यही कहना चाहूंगी कि 2005 से 25 तक के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार ने, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, राजनीतिक रूप से सशक्त करने की बात हो, 35% उनको नौकरी में आरक्षण देने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, हर मोर्चे पर सरकार ने अच्छा काम किया है। और संतोष जी, इस बार का मतदान नई औद्योगिक क्रांति लाने के लिए हुआ है, और इस बार का जो बढ़ता हुआ मत प्रतिशत है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ की जनता ने दिया है, और वो उनका विश्वास को व्यक्त करने के लिए यहाँ की। और देखिए संतोष जी, एक मिनट संतोष जी, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग जो कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, तो रिकॉर्डिंग को मालूम होना चाहिए कि बिहार में जब पिछले भी विधानसभा में लगभग 167 सीटों पर महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ, और वहां पर किसकी सरकार बनी, तो एनडीए के तरफ पलड़ा भारी था, उन सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। और इस बार भी ये लोग जो कहते हैं कि बढ़ता हुआ मत प्रतिशत, अरे सुनिए, आप सुनिए, आपकी बातों को सब लोगों ने गौर करके सुना, आप बीच में इंटरप्ट मत करिए, आप सुनिए धैर्यपूर्वक, और नहीं आपको संयम नहीं है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन सुनना पड़ेगा। मैं दोनों मेहमानों के पास थोड़ी देर में आ रहा हूं, मैं श्वेता जी की तरफ जा रहा हूं, समय कम है थोड़ा सा। श्वेता जी, ये जो महिला मतदाताओं की बात की प्रीति जी ने, किसकी तरफ जा रही है महिला मतदाता? क्योंकि अगर महागठबंधन को सुनोगे तो वो ये कहती हैं कि वो जो 30,000 रुपए 14 तारीख को देने वाले थे, उसकी वजह से उनकी तरफ जा रही हैं, 10,000 आपने भी बांटे, ये किस तरफ जा रही हैं? संतोष जी, सबसे बड़ी बात ये है कि महिला किसी भी समाज की अगर देखें आबादी में तो आधी आबादी होती है, ठीक है। और नीतीश जी 2005 में जब शपथ उन्होंने लिया था और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, तब से लेके आज तक ये ऐसा नहीं है अभी दिया गया है। आप मुझे बताइए, क्या महिलाओं के लिए पहले कुछ नहीं किया गया? 2005 में जब वो आए तभी 50% आरक्षण मिल चुका था, लोकल लेवल गवर्नेंस में 50%। 2006 में इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आया और आप उनकी तरफ से जो कहा गया कि 2500 रुपए महीना देंगे माई बहन योजना के तहत, और आपने 10,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया, इस पर किसी को दोष नहीं दिया जा रहा है, चूंकि चुनाव लड़ने के लिए सबने अपने अपने पत्ते फेंके, उनकी तरफ से कहा गया कि 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन सबके अकाउंट में 30,000 रुपए जाएंगे। तो महिला मतदाता एक्चुअल में किसकी तरफ उनका रुझान रहा? देखिए, रुझाव रहा है और आज भी है, क्योंकि जो महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो वो नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट ने सोचा है, ना कि महागठबंधन ने। क्योंकि आपको स्थिति 2005 से पहले का रियलिटी हर किसी को पता है, खास करके उनको बहुत अच्छे से पता है जो बिहार में रहने वाली थी। 2005 से पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी 5 बजे शाम के बाद, और उसके बाद आज की तारीख में आप देख लीजिए, चौक चौराहे पे महिला पुलिसकर्मी की तरह तैनात है। आज उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, आज वो सुरक्षा प्रदान कर रही है। और ये किसके गवर्नमेंट में पॉसिबल हो पाया है, आप मुझे बताइए? ये लॉ एंड ऑर्डर कह लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, और ये पोशाक योजना, साइकिल योजना, लड़कियों के लिए क्या नहीं किया गया है। महिला उत्थान योजना एक बेटी की तरह, जैसे एक पिता ख्याल रखता है अपनी बच्ची का एक घर में, परिवार में, वैसे नीतीश जी ने पूरे बिहार को एक परिवार की तरह देखा। मेरे पास समय की कमी है, मैं राजीव जी की तरफ जा रहा हूं। राजीव जी, आपको क्या लग रहा, जो महिलाएं वो किसकी तरफ गई हैं, और पुरुष मतदाताएं, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत पीछे रह गए, हालांकि महिलाओं के मुकाबले पीछे हैं, लेकिन पुरुष मतदाताओं ने भी इस बार बंपर वोटिंग की है, वो किसकी तरफ गए होंगे? पुरुषों ने भी बंपर वोटिंग की है, महिलाओं ने भी बंपर वोटिंग की है, और जो युवा वर्ग है वो बढ़ चढ़कर आगे आकर वोटिंग किया है। जो महिलाएं की बात कर रहे हैं या पुरुषों की बात कर रहे हैं, ये तो कल आपको जनादेश मिल ही जाएगा कि किसके तरफ इनका झुकाव था। ये अभी बैठ के बोल देना कि महिलाओं ने एनडीए को ही वोट दिया है और 10,000 आने के बाद वोट किया है, तो मैं तो पूछता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, ये 10,000 पिछले 20 साल से आप क्यों नहीं दे रहे थे? चुनाव के समय ही क्यों दिया? 20 साल से और ये अगर 10,000 देने का मानसिकता, सबसे पहले आरक्षण दिया गया पंचायत में, मुझे बोलने का मौका दीजिए।
फिर जीविका दीदी दी गई। जिस तरीके से संतोष जी, जिस तरीके से बाकी प्रवक्ताओं के बीच में आप इंटरप्ट करते हैं, मुझे भी बोलने दीजिए, उसके बाद आपका जो काउंटर सवाल होगा मैं लूंगा। अब जो महिलाएं की बात कर रहे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि महिलाओं को देंगे, तो ये 10,000 सिर्फ बिहार में ही क्यों दिया गया, बाकी स्टेट में क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि चुनाव था, इसलिए ना आपको प्रभावित करना था। और पिछले जो 15 साल से राजीव जी अब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। पिछले 15 साल से 18 साल 17 साल से इन लोगों का चल रहा है जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अरे कब तक रोना रोएंगे जंगल राज का? आपके ही शासन में ना वो मुजफ्फरपुर की एक छोटी सी बेटी जिसका रेप हुआ, जिसको पीएमसीएच में एडमिट करने में हम लोगों को 3 घंटे मशक्कत करने पड़े थे, भूल गए क्या? आप ही के शासन में ना, नालंदा जैसे, जहां के मुख्यमंत्री हैं नालंदा से, वहां बेटियों के पांव में कील ठोक दिया गया रेप करके। अब देखिए, अब देख लीजिए, 20 साल पहले जाएंगे, इनको अपना नहीं किया हुआ कि जो रिसेंटली हुआ है, इनको इस पे जवाब देना चाहिए कि वो गलत हुआ, लेकिन ये जाएंगे 20 साल पहले, हर चीज 20 साल पहले। आज देश में बीच में 10,000 ऐसा नहीं था, मोदी अगर जी वो ने आप दिया, उन पर सवाल तो भाई उठाएंगे तो नेहरू जी ने क्यों नहीं दिया? तो अब तो नेहरू जी को जानने के लिए अगर मुझे आप 50 उनसे साल सवाल पीछे जाना पूछिएगा पड़ेगा तो वो ऊपर। किससे तुलना करेंगे? उनसे ठीक पहले आपका कार्यकाल था, तो आपसे ही सवाल पूछा जाएगा ना कि आपके समय पर क्या हुआ? हमारे कार्यकाल में अभी आप आरजेडी के प्रवक्ता ने आपको सारा आंकड़ा दिया, और आंकड़ा आपको क्या दिया कि 2.5 साल हमारी सरकार नीतीश जी के साथ थी। नीतीश जी के साथ रहते हुए हमने गांधी मैदान में 5.5 लाख लोगों को नौकरियां दिया। ये ना आप डिनाई कर सकते हैं, ना ये भाजपा के लोग नीतीश जी ने नहीं दी, वो आपने दी। और अगर वो जो चीजें हुई वो नीतीश जी ने नहीं की, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय। एक मिनट, जब हम लोग एज ए नीतीश कुमार का चेहरा मुख्यमंत्री का था, तेजस्वी जी ने जो वादा किया था, उस वादा को तो निभाया राजीव जी, उन्होंने। ये आपने जनता को कितना समझाया और जनता कितनी समझी है, ये तो कल पता लग जाएगा। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मैं बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। होना अलग बात है, प्रैक्टिकल होना अलग बात है। आप बेहतर हो जाइएगा कि आप हम मनवे नहीं करेंगे, ये कौन सा बात हुआ कि नहीं मानिएगा? अरे 5.5 लाख हमने दिया तो आप मानिए। आप ये भी मानिए कि 77,000 करोड़ आपके एरा में, अभी आपके शासन में 77,000 करोड़ जो घोटाला हुआ, जिसका ऑडिट नहीं हुआ, चुनाव कब हुआ था तो 77,000 करोड़ का घोटाला जो हुआ, आप ही के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर आरके सिन्हा है, आप ही के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर आरके सिन्हा है, उन्होंने बिजली विभाग का 65,000 करोड़ का आंकड़ा दिया कि 65,000 करोड़। ठीक है, मैं बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। इस पे क्यों नहीं बात करते? इस पे डिबेट सर, उस पर भी आप घिर जाइएगा। मैं उसमें पूछ लूंगा कि समय देखा था आपने कि कब से वो ड्यू है, जो डेटा नहीं गया है उसमें 2022-23 का भी डेटा है जो ड्यू है। फिर आप कहिएगा कि आप हमसे सवाल पूछिएगा और प्रवक्ता नहीं कहते। ठीक है, बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। बन बिहारी जी, जो महिलाओं का फैक्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर एनडीए के ही थे ना। प्लीज राजीव जी, बात को समझिएगा। बन बिहारी जी। हाँ, मैं चुप हूं, मैं संयम में रहता हूं। हाँ, बन बिहारी जी, महिला फैक्टर कितना कारगर साबित हुआ है? चूंकि बंपर वोटिंग हुई है, 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है, और महिला वोटर अब तक, यानी कि 2020 के रिजल्ट तक को देखें, उसके आंकड़े को देखें, तो वो एनडीए या यूं कह लें कि नीतीश कुमार की कोर वोटर रही है। क्या इस बार कुछ बड़ा चेंज होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के वोटों का प्रतिशत उस प्रकार से एनडीए की ओर नहीं गया था जैसा 2025 में देखने को प्रतीत हो रहा है। 2020 में महज 12,000 मतों का अंतर एनडीए और महागठबंधन के बीच में था। 2025 में चुनाव के ठीक पहले जो 10,000 रुपया महिलाओं के खातों में भेजा गया, विपक्ष के यह आरोप भी है कि यह चुनाव प्रभावित करने के लिए किया गया है। यह आरोप अलग है, इसको अपने अपने नजरिए से देखा जा सकता है। लेकिन यह कार्ड जो है नीतीश सरकार का, सीएम नीतीश कुमार का, यह बड़ा काम किया है इस चुनाव में, और महिलाओं का वोट शेयर निश्चित तौर पर ज्यादा एनडीए की ओर झुकती दिख रही है। लेकिन एक बड़ा तबका महिलाओं में है, एक बड़ी तबका है जो धरातल पे योजनाओं के बेहतर तरीके से क्रियान्वित नहीं होने के कारण महागठबंधन को भी उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट किया है। आप पटना की सड़कें लगातार जीविका दीदियों से लेकर महिला शिक्षकों तक की संघर्ष को देखा है। पुलिस की लाठियां उन पर भी चली हैं। तो यह नहीं है कि 100% या 60-70% वोट एनडीए की ओर चला गया होगा।
निश्चित तौर पर जो 5 साल के दौरान अत्याचार पुलिस के रूप में किया गया, नौकरी के नाम से लेकर तमाम हक हकूक को लेकर, वह भी कहीं ना कहीं लेकिन बन बिहारी जी, जब आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं का जो वोट है, चूंकि 70% तो वोटिंग हुई है ना महिलाओं की, और वो अगर एनडीए के पक्ष में गया है तो कितनी तादाद में गया है? ये 45-55 का आंकड़ा मान के चले, 55 ये 40-60 का आंकड़ा मान के चले, ये 65-35 का आंकड़ा मान के चले, 60-40 तो फिर बड़ा एज मिल जाएगा एनडीए को। और 60 एनडीए। जी 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 जी, ठीक है। ये हाँ, एजाज जी, कोरामीन साबित होगा नीतीश सरकार के लिए। ठीक, एजाज जी, अगर महिलाओं का वोट भी आपको नहीं मिला तो फिर आपका क्या आकलन है? महिलाओं का वोट आपको कितना मिला है और युवाओं का कितना मिला है? चूंकि पलायन का मुद्दा आपने बहुत जोर शोर से उठाया था, और जो वोटिंग हुई है हम ये मानकर चल रहे हैं, चूंकि छठ महापर्व था, छठ महापर्व के बाद जिन लोगों को अपने रोजगार के लिए बाहर जाना था वो नहीं गए वोटिंग के चलते, उसका कितना फायदा मिला होगा आपको? देखिए संतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जिस तरह से प्रताड़ना सही है, और जिस तरह से उन पर अत्याचार, यौनाचार, व्यभिचार की घटनाएं हुई, और जिस तरह से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी घटनाओं पर सरकार आंखें मूंदे रखी, उसका कहीं ना कहीं महिलाओं में गुस्सा था। और जीविका दीदी या अन्य तरह के जो मामले सामने आए, जीविका दीदियों को किस तरह से प्रताड़ित किया इन लोगों ने, किस तरह से पूरे भाजपा कार्यालय, जनता दल यू कार्यालय को इन लोगों ने छावनी के रूप में तब्दील कर दिया था, और किस तरह से युवाओं को नौकरी के नाम पर इन्होंने पिटवाने का काम किया था, प्रताड़ित करने का काम किया था, महिलाओं को प्रताड़ित किया था, जीविका दीदियों को प्रताड़ित किया था, और आंदोलन इन लोगों को करने नहीं दिया था। और हम लोगों ने जो माई बहन मान योजना के तहत एक मुश्त 30,000 रुपये देने की जो घोषणा की, उसके प्रति महिलाओं में आकर्षण बढ़ा। ये 10,000 रुपया जो भी दिए हैं, ये 1 करोड़ 20 लाख जीविका दीदियों को दिए हैं। हमने सारी महिलाओं के लिए ये बात कही थी, और 3 करोड़ 52 लाख के करीब महिलाओं ने वोटिंग किया। बीच में नहीं, प्रीति जी, बीच में से जमीन लिखवा लेंगे। 1 करोड़ 20 लाख, बीच में नहीं, 1 करोड़ 20 लाख को माइनस कर लीजिए, 2 करोड़ 52 लाख, तो उसमें 1 करोड़ 32 लाख के करीब ये स्पष्ट रूप से बाइफरकेट कर लीजिए। अगर आपको लगता है, बन बिहारी जी को भी लगता है कि 10,000 की योजना का इन लोगों ने कहीं ना कहीं लाभ उठाया, तो हम उसको अलग कर देते। तो 1 करोड़ 32 लाख महिलाओं ने हमारे प्रति जो कहीं ना कहीं वोटिंग पैटर्न में अपना वोट देने का जो कार्य किया, वो स्पष्ट रूप से दिखा। और 72 लाख के करीब अधिक वोट हुए जो युवा थे, जो जेनजी थे उनके। तो वो कहीं ना कहीं, चूंकि तेजस्वी जी ने जो नौकरी की बात की थी, और तेजस्वी जी ने 2020 में जो वादे किए थे, उसको 2022 में जब इंडिया महागठबंधन की सरकार बनी तो उसको पूरा करने का काम किया। तो लोगों का, खासतौर से युवाओं का विश्वास इस बात पर बना कि जब जब एनडीए की सरकार आती है, ये नफरत के मामलों में हमको फंसा देती है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। और तेजस्वी की सरकार होती है, या तेजस्वी उस सरकार में होते हैं, तो नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आता है, नौजवानों का भविष्य बेहतर होता है, उनकी शादियां होती है, उनके घर शहनाइयां बजती है, उनके यहाँ बैंड बाजे बजते हैं, और उनके परिवार की जो खुशियां होती है। मैं इस पर श्वेता जी से जवाब ले लेता हूं, और ये बताते हुए कि इस बार के चुनाव में 2 करोड़ 51 लाख महिलाओं ने मतदान किया है। तकरीबन 1 करोड़ 32 लाख मतदाता, महिला मतदाता आरजेडी अपने पक्ष में बता रही है। तकरीबन ये भी वही हो गया 52-48 का मामला, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। आप उनके मुताबिक आपके पक्ष में 48% महिला वोटर गई है, उनके पक्ष में 52%। नहीं, हमारे पक्ष में ही आई है, और ये आज से नहीं है, ये 2005 के बाद से हमेशा ही महिलाओं का हमारी तरफ ही रुझान रहा है, और हमारी तरफ भी नहीं रहा है, आप ऐसे कह लीजिए विकास की तरफ रहा है, सुरक्षा की तरफ रहा है। और वो जिस फ्रीडम से बाहर निकल पाती हैं, काम कर पाती हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के बाहर निकलती हैं, और अपने शाम को घर जाती हैं काम के बाद बिना किसी खौफ के, इसका रीजन वो है कि वो एनडीए को वोट करती है। दूसरी बात, एजाज जी की बात को काटते हुए यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे, जिस बालगृह हत्याकांड की बात ये कर रहे हैं, जिस बालगृह कांड, सॉरी मुजफ्फरपुर की बात ये कर रहे हैं, हम एक चीज बताना चाहते हैं, ये लोग पूरे क्लैरिटी के साथ नहीं आते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, क्योंकि 2018 के अप्रैल में ये चीजें जो भी आई थी सामने, 2018
2018 के मई में ही उस पर एक्शन लेना शुरू हो गया था और 2020 तक मतलब 2 साल के अंदर इतना स्पीडी ट्रायल हुआ है कि जो मुख्य आरोपी सहित 11 अन्य आरोपी आज आजीवन कारावास झेल रहे हैं क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ था। वो बहुत ही निंदनीय घटना था जिसकी निंदा हमारी सरकार भी करती है क्योंकि बहुत सारे खोजा जा रहा है, वो नहीं मिले हैं। नीतीश जी बड़े करप्शन और कम्युनलिज्म को हम कभी भी बढ़ावा नहीं देंगे और नो टॉलरेंस अप्रोच है। दूसरी बात, हम राजीव जी के पॉइंट पे आते हैं। उन्होंने बोला था, राजीव जी ने बोला था कि 17 महीने की सरकार में उन्होंने 3 लाख 5 लाख दे दिए, जहां हर प्रवक्ता इनके आके ये बात बोलते हैं। बताइए 15 साल के राज में 1990 से 2005 तक आप तो 1 लाख को नहीं दे पाए और क्रेडिट लेने चले आते हैं। तथ्य के बेसिस पे हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक सीएम के रहते हुए एक डिप्यूटी सीएम एक संवैधानिक पोस्ट नहीं है, उसके पास ये अधिकार नहीं है। जो भी चीजें हो गए निर्णय का अधिकार 20 साल से आपके ही सीएम बैठे हैं, तो ये 2.5 साल आपने मेरे साथ की तरफ जा रहा हूँ। पूरी तरीके से आपके पास था ना 15 काम है क्रेडिट लेना। जनता ने उस पर कितना विश्वास किया है कितना नहीं वो तो अब कल पता लग जाएगा। प्रीति जी जल्दी से, समय कम है, 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा। देखिए जितनी व्याकुलता लोगों को खराब सत्ता से बेदखल करने की होती है उससे कई गुना ज्यादा व्याकुलता इस बार और बिहार की जनता को थी कि सत्ता को बनाए रखना है। जितना जोर महागठबंधन ने सत्ता को बेदखल करने के लिए लगाया उससे ज्यादा जोर यहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की जोड़ी को बनाए रखने के लिए लगाया और इसका परिणाम कल आपको दिखेगा। और जो जिन आकांक्षाओं को पालकर यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के वृद्ध जनों ने जो अपने मताधिकार का प्रयोग किया है उसका पूरा का पूरा उसका नजराना, उसकी पूरी तस्वीर कल हमें और आपको सबको देखने को मिलेगी। मैं एक बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि बिहार की सुशासन की सरकार को जनता ने अपने दिल से लगाया है और उसी सरकार को फिर से बनाने होकर जिस तरीके से जनता ने भाजपा के एक मंत्री या जदयू के मंत्री को दौरा के खदेड़ा है और गोबरों से स्वागत किया है, गोबर गंध लोगों को, तो ये तो ठीक ही बात बोल रही है कि इनका तो स्टारडम तो चल ही रहा था, इसीलिए जनता खदेड़ रही थी और ये गांव-गांव से भाग रहे थे। ये तो गलत बताइएगा नहीं कि रुझान तो इन्हीं के तरफ था। गौरव बोराम वाली सीट की क्या बता ही रहा हूँ, स्थिति मंत्री गौरव बोराम वाली सीट की क्या स्थिति है? मेरी बात समझिए, यहाँ पे कुछ बैठे हुए प्रवक्ता अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इन महिला का वोट मेरे तरफ आया है। यहाँ अरे कल रिजल्ट आना है, कल स्पष्ट हो जाएगा बहुमत किसकी तरफ है। अगर इतना ही आपसे प्यार था और सत्ता से लोगों को प्यार था तो आखिर आपके सारे मंत्री मंगल पांडे से लेकर आपके विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री सबको आखिर गांव से खदेड़ कर उन्होंने तो गोली चलाने तक का ऑर्डर दे दिया था कि कैसा एसपी साहब आपने दिया है कि ये गोली नहीं चला सकता है, ये गांव वाला मुझे मार देगा। तो आप सोचो एक मुख्यमंत्री कि वो महागठबंधन का प्रत्याशी था जो वहां पर बदसलूकी कर रहा था। जनता को आप कैसी बातें करते हैं संतोष जी? जनता को आप महागठबंधन का नाम ले रहे, वो आम जनता थी और वो बोल रहे थे, गोली चलाने का आदेश दे रहे थे। उन्होंने खुल के बोला है, गठबंधन का प्रत्याशी था, नहीं, उन्होंने खुल के बोला कि हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर चलाएंगे। उन्होंने ऑन कैमरा बोला बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं, समय कम है मेरे पास। ये लोग कितने हाँ अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद बन बिहारी जी के पास जा रहा हूं। जी राजीव जी ठीक है। बन बिहारी जी मैं बोल रहा हूं कि जी बन बिहारी जी इस पूरे इलेक्शन को लेकर आपकी आखिरी टिप्पणी, चूंकि कल जब हम आपसे मिलेंगे तो उस समय ये तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी और रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि किसकी सरकार बन रही है। आखिरी इस पूरे चुनाव में क्या दिलचस्प है? देखिए, चुनाव मुद्दों से ज्यादा दांव पेच तथा मैनेजमेंट के बल पर बिहार में लड़ा गया है। बिहार में कई ऐसी घटनाएं एनडीए के सरकार में घटी है जो किसी भी मायने में सरकार को सुशासन के रूप में नहीं दिखती है। बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं। 2020 में जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो 2025 में सिर्फ इस वजह से नहीं दिख रही है क्योंकि मौजूदा विपक्ष 2022 में अकारण नीतीश कुमार के साथ जाके समझौता कर लिया था। अगर उस समय तेजस्वी यादव ने समझौता नहीं किया होता तो 2025 में तेजस्वी यादव को लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ती, बल्कि बहुत आसानी से इस चुनावी महासमर में वो एनडीए को पराजित कर सकते थे क्योंकि लगातार विपक्ष
रह रह के सत्ता के साथ चला जाता है। तो आप इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि इनकम्बेंसी जो का निर्माण यहाँ हो ही नहीं 2020 में पाता। तेजस्वी यादव जिस यह प्रकार बात के साथ चुनाव लड़े महागठबंधन के थे जो भी वो थिंक 2022 में रणनीतिकार सत्ता है बनाने के भली बाद भांति उन्होंने गवा समझते दिया। हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, मेरे मजबूर पास है, इसलिए मेरे यह पास समय बात की नहीं कमी, कह इस पाते डिबेट को हैं। यही रोकना पड़ेगा। महागठबंधन तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज रात का समय है, कल सुबह 5 बजे से न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार आप देखिएगा, क्योंकि न्यूज 18 बिहार झारखंड कल सुबह 5 बजे से लगातार हर एक तस्वीर के साथ आपको हर एक तस्वीर पहुंचाना शुरू कर देगा। और 8 बजे जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे, सबसे पहले आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर उनको अपडेट होता हुआ सटीकता के साथ, पुष्टिता के साथ देख पाइएगा। इसलिए न्यूज 18 के साथ कल सुबह से ही लगातार बनी रहेगा।